नमस्कार। प्रबोधन मंच वेले पार्ले की ओर से सम्माननीय वक्ता श्री सुशील पंडित जी और आप सभी का स्वागत। प्रबोधन मंच का परिचय कराने के पहले मैं दो जन का परिचय बहुत ही थोड़े शब्दों में करना चाहता हूँ। कर्नल नंदकिशोर शौचे, कर्नल सैनिक स्कूल सातारा से हैं, एनडीए से पास आउट हुए हैं और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में उन्होंने भाग लिया है। धन्यवाद कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसी के साथ कर्नल राजन फड़के, कर्नल साहब भी सैनिक स्कूल सातारा से हैं, एनडीए के 70 में उन्होंने कमीशनिंग की, 611 गोरखा में भी थे और जिस कश्मीर के बारे में हम बात करने वाले हैं वहाँ 1995 से 97 तक वो राष्ट्रीय राइफल्स में भी रह चुके हैं। धन्यवाद कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रबोधन मंच वेले पार्ले स्थित व्यवसायिकों की समविचारी व्यवसायिकों का एक गठन है। आज के संगणकीय युग में हमें हर विषय की जानकारी बड़े आसानी से और घर बैठे मिल जाती है, लेकिन इसमें सत्य और तथ्य ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो सिर्फ लिखने वाले का नाम या उसके बाद उसके पक्ष का नाम पढ़कर उसके विचार अपने आप ही मालूम हो जाते हैं। ऐसे समय में अपने निजी काम से हटकर और तात्कालीन विषयों पर चर्चा और परामर्श करने के हेतु और जानकार लोगों में निष्पक्ष विषय उनके सामने लाने के लिए हमने इस मंच का गठन किया। कई मित्रों ने हमसे पूछा है कि क्या इस मंच की कोई सदस्यता है, कोई इसकी शुल्क है। तो मित्रों, अभी तक हमने ऐसा कोई विचार नहीं किया है, लेकिन आज आप लोगों को हमने एक कागज़ भी दिया है। उसमें ज़रूर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमें दीजिए, हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। इस वर्ष इस प्रबोधन मंच को पुनरुज्जीवित करने के बाद यह हमारी दूसरी पेशकश है और हमें आशा है कि आप सभी को इस नाजुक विषय पर एक जानकार और सहानुभूतिपूर्ण नज़रिया इस कार्यक्रम के बाद ज़रूर मिलेगा। अब थोड़ी सी जानकारी आज के वक्ता सुशील पंडित जी के बारे में, और उन्होंने मुझे 2-3 बार बताया कि बहुत ही थोड़ा सा बताना, तो मैं जितना कम हो सके बता सकूँगा। सुशील जी अर्थात कश्मीर से हैं। उनका शिक्षण दिल्ली में हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में उन्होंने उपाधियाँ हासिल की। पत्रकारिता में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टेलीग्राफ में 1980 के दशक में काम शुरू किया। तत्पश्चात विज्ञापन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। 2000 साल में उन्होंने द हाइव नामक एक कंपनी शुरू की, आज भी वो इसे चलाते हैं। एक्सचेंज फॉर मीडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे जो हम कल से बात कर रहे थे और जो एक बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रहे हैं कि काश्मीरियत को आने वाली पीढ़ियों के सामने जीवित रखने के हेतु एक त्रैमासिक प्रजनथ उन्होंने शुरू किया है। और इसके अलावा सुशील जी कई सामाजिक संस्थाओं के भी सदस्य हैं। सुशील जी के विचार सुनने के बाद सवाल पूछने को हमारे स्वयंसेवक तो हैं ही। सुशील जी ने हमें स्पष्ट किया है कि नो क्वेश्चन इज़ आउट ऑफ बाउंड्स। सभी सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल उनके लिए अनुचित नहीं है। प्रश्नोत्तर के पश्चात वंदे मातरम होगा और समापन भी होगा, इसलिए मैं आभार प्रदर्शन अभी कर रहा हूँ। प्रबोधन मंच की ओर से लोकमान्य सेवा संघ, उपस्थित लोगों में मान्यवर, सुबेरे हमारे साथ पराग जी आए थे, परागावणी स्थानिक एमएलए जो हैं वो, प्रचार हेतु हमें सहायता करने वाले पाटोळे जी और तेंदुलकर जी, ध्वनि और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पराड़कर जी, मीडिया के हमारे मित्र और एक रविवार की सुबह अपना समय निकालकर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सुशील पंडित जी से बात करते समय मुझे कल 2 चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह ज्ञात हुई। पहले तो वो अत्यंत सुशील हैं और दूसरा उनके विचार सुन के मालूम पड़ता है कि वो वाकई में एक प्रख्यात पंडित भी हैं। तो इसीलिए बिना विलंब के सुशील जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें संबोधित करें। मृगांक जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीर माता अनुराधा ताई जी प्रणाम। कर्नल नंदकिशोर जी एंड कर्नल राजन फड़के जी, श्री पराग अलवानी जी भी यहाँ शायद हैं उपस्थित, मेरे भाई अशोक पंडित, मिलिंद जी,
टीम प्रबोधन के मेहनती कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे कल से मेरे एक एक पल का बहुत ध्यान रखा है और इस सभा के आयोजन में बहुत मेहनत की है, और आप सब सुधीजन, मैं मुंबई आकर आप लोगों के बीच आकर बहुत अनुग्रहित अनुभव कर रहा हूँ, और इसके लिए प्रबोधन मंच का आभारी हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया मुझे आपसे संवाद करने का और अपने कुछ अनुभव बांटने का। मेरे पास 1 घंटे का समय है, लेकिन कई दफ़े लगता है कि कश्मीर को कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें और 1 घंटे में कैसे समेटें। कश्मीर आप मानचित्र में देखें तो आपको पता चल जाएगा कहाँ है, और आजकल गूगल है तो उसके बारे में आप जो भी जानना चाहें, कितनी जनसंख्या है, क्या ऑल्टीट्यूड है, क्या किस लॉन्गिट्यूड किस लैटिट्यूड पर है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, कैसी जलवायु है, क्या भाषा बोली जाती है, क्या इतिहास है, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, जैसा मिलिंद जी ने कहा, वो इन सब से उतना परे भी नहीं है लेकिन ढकी छुपी रह जाती हैं। अब जैसे एक बात, जब पंजाब पंजाब नहीं था, जब बिहार बिहार नहीं था, क्षमा चाहता हूं, जब महाराष्ट्र महाराष्ट्र नहीं था, जब गुजरात गुजरात नहीं था, जब कर्नाटक कर्नाटक नहीं था, तब कश्मीर का नाम कश्मीर ही था। ये हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में उसी नाम से तब भी जाना जाता था, और ये संयोग है कि उसमें कोई डिस्टॉर्शन, कुछ अपभ्रंश नहीं हुआ है, ये उसी नाम से चला आ रहा है। इसके बारे में एक पुराण है, कश्मीर का एक अपना पुराण है जिसका नाम नीलमत पुराण है। उस नीलमत पुराण में आरंभ ही एक वार्तालाप से होता है, और वो वार्तालाप है राजा जन्मेजय और ऋषि वैशंपायन के बीच। राजा जन्मेजय थे अर्जुन के प्रपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन, अभिमन्यु के पौत्र, ग्रैंडसन, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय, और वैशंपायन थे महर्षि वेदव्यास के 2 अनन्य शिष्यों में से एक, वही वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। ये राजा जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन से कि महाभारत में पूरे भारत से सेनाएं आई थीं युद्ध में भाग लेने, सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कश्मीर से सेना क्यों नहीं आई? जो लोग ये आग्रह करते हैं कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, उन्हें सिर्फ पहला अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता है नीलमत पुराण की। वहां कश्मीर से क्यों नहीं सेनाएं आई, ये प्रश्न उठता है। और आप में से सब जानते होंगे कि तब युद्ध में भाग लेने के लिए कौरव और पांडव दोनों राजा को आमंत्रित करते थे, और ये राजा अपनी विवेक बुद्धि से तय करता था कि युद्ध में किसके पक्ष से भाग लेना है, धर्म किस ओर है, उसका विवेक क्या कहता है कि किसका समर्थन करना है और किसके विरुद्ध युद्ध करना है। तो दोनों से आमंत्रण आता था, लेकिन कौरवों और पांडवों दोनों ने ये सहमति से तय किया कि कश्मीर के राजा को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे, ऐसा ऋषि वैशंपायन कहते हैं। और उसका कारण बताते हैं कि कश्मीर का राजा अल्पवय था, वयस्क नहीं हुआ था। इतने वर्ष पहले युद्ध की एक नैतिक मर्यादा तब भी थी, आज नहीं दिखती है। बच्चों की पेटी पे बम बांध करके उनको सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं, बंकरों के सामने पत्थरबाजी के लिए छोड़ देते हैं अपने बच्चों को।
लेकिन तब मर्यादा थी। इस सभ्यता की, इस संस्कृति की पहचान इस वार्तालाप से भी होती है। वो अल्पवय कैसे था, तो इसके विषय में एक कथा है, उन्होंने बताई उनको कि जब कंस का वध किया प्रभु श्री कृष्ण ने मथुरा में, तो जरासंध जो काशी का नरेश था, ये सब एक ही कुल था, यदुकुल था। कंस और कृष्ण आपस में मामा भांजा थे। लेकिन ऐसा हुआ तो जरासंध ने कश्मीर के राजा गोनंद को कहा कि देखिए ये वध हो गया है, ये अनुचित था, आइए इसका प्रतिशोध लीजिए और कृष्ण को सजा दीजिए। तो गोनंद आते हैं, आकर के वो कृष्ण को द्वंद्व के लिए ललकारते हैं। तो दाऊ बलराम कहते हैं कि कृष्ण से द्वंद्व करने से पहले मुझसे द्वंद्व कर लो, और उस द्वंद्व में गोनंद मारे जाते हैं। गोनंद की मृत्यु के बाद उनका भाई दामोदर राजा बनता है। कालांतर में श्री कृष्ण गांधार जाते हैं सत्यभामा के स्वयंवर में भाग लेने, अपना विवाह रचाने। ये गांधार और कश्मीर एक जनपद का हिस्सा तब भी थे। तो दामोदर को लगता है कि ये अवसर है, मेरे भाई की मृत्यु का कारण इसका भाई था, तो मुझे ये प्रतिशोध लेने का अवसर है, मेरी सीमा में से श्री कृष्ण जा रहे हैं। तो वो उन्हें द्वंद्व के लिए ललकारता है और उस द्वंद्व में श्री कृष्ण दामोदर का वध कर देते हैं। अब पूरा यदुकुल कहता है श्री कृष्ण से कि कश्मीर में कोई राजा बचा नहीं है, आप इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लीजिए। और यहाँ हमें युद्ध की, तत्कालीन राजनीति की एक और मर्यादा सामने आती है। कृष्ण कहते हैं नहीं, राज्य हड़पने के लिए नहीं होता, उसके सही उत्तराधिकारी को वहाँ राजा बनना चाहिए। इस पर सब कहते हैं कि वहाँ तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, उत्तराधिकारी दामोदर की पत्नी यशोमती के गर्भ में पल रहा है। तो श्री कृष्ण स्वयं कश्मीर जाकर यशोमती का राज्याभिषेक अपने हाथ से करते हैं। हमें उपलब्ध प्रमाणों में विश्व में कहीं भी किसी भी नारी के पहले साम्राज्ञी होने का, शासक होने का ये पहला प्रमाण है कि यशोमती श्री कृष्ण द्वारा राज्याभिषेक, राज तिलक करके राज सिंहासन पर आरूढ़ होती हैं। और कुछ समय बाद उसके जब महाभारत होता है, ये पुत्र जन्म ले चुका होता है लेकिन अल्पवय होता है, तो इसलिए उसे नहीं बुलाया जाता। तो ये एक छोटी सी कथा तब के कश्मीर के विषय में है, और इसको तब भी कश्मीर ही कहा जाता था। मैं ये किसी दंभवश, किसी कॉन्सीट के कारण नहीं कह रहा हूँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन अपने आप में रोचक है, क्योंकि अन्य नामों का समय के साथ साथ अपभ्रंश स्वाभाविक होता है। तो ये वो कश्मीर है। इसके विषय में इतिहास की जो पुस्तक है, जिसे आज प्रामाणिक इतिहास माना जाता है, क्योंकि वो इतिहास की कसौटियों पर आज की मॉडर्न जो एक प्रीरेक्विजिट्स हैं, ऑथेंटिक हिस्ट्री जिसको कहते हैं उसकी, तो उस पर जो सबसे प्राचीन विश्व की इतिहास की पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिनी। उसको कल्हण ने लिखा। वो कश्मीर का इतिहास है, कल्हण कश्मीर के थे, और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई। वो भी कश्मीर का पूरा इतिहास नीलमत पुराण के बाद से। राजतरंगिनी का मतलब ही, वो संस्कृत का शब्द है, राज यानी राजा, तरंगिनी यानी नदी, रिवर। तो इट्स अ फ्लोइंग रिवर ऑफ टाइम कंप्राइजिंग किंग्स एंड किंगडम्स। वो भी कश्मीर के विषय में ऐसा अद्भुत वर्णन देते हैं कि मुझे कई दफे लगता है कि मैं भारतीय शिक्षा पद्धति से इतिहास पढ़ के निकला हूं या किसी और देश और ग्रह के इतिहास को पढ़ के निकला हूं। कश्मीर में एक राजा हुए ललितादित्य। मुझे मालूम नहीं आप में से कितनों ने उनके विषय में सुना है या जाना है। कृपया हाथ खड़े करके बताएंगे। अरे बहुत अच्छा लगता है, कम से कम 4-5 नाम हाथ हैं यहाँ। ललितादित्य 699 में पैदा हुए, 719 में राजा बने,
और उनका राज्य या उनका नाम मुझे मेरे इतिहास के शिक्षकों ने या इतिहास की पाठ्यपुस्तकों ने नहीं बताया। मुझे अकबर द ग्रेट के बारे में बताया, मुझे अशोका द ग्रेट के बारे में बताया, लेकिन इन दोनों के साम्राज्य को अगर मिला दें तो शायद ललितादित्य का साम्राज्य थोड़ा उससे बड़ा था। कावेरी बेसिन तक उसकी दक्षिण सीमाएं थीं। प्राग ज्योतिषपुर, आसाम, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र तक उसकी पूर्वी सीमा थी। उत्तर में वो कैस्पियन सी तक जाता है, सेंट्रल एशिया में। उस समय महाराष्ट्र, गुजरात में राष्ट्रकूटों का शासन था। उज्जैनी के राजा उसको एक सुजरेनिटी उसको ट्रिब्यूट भेजते थे, यानी उसके शासन के अधीन स्वयं को मानते थे। ये वो ललितादित्य है कारकोटा डायनेस्टी का। और इसके विषय में मुझे केवल 15 साल पहले पता चला। तो मुझे कई दफे लगता है कि मुझे किस तरह का इतिहास, किस तरह का ज्ञान, किस तरह की विद्या परोसी गई, और मेरी पूरी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को और अभी जो मेरे बाद की पीढ़ी बड़ी हुई है उसको। वो न केवल इतना बड़ा साम्राज्य चलाते थे, उनकी राजधानी कश्मीर में थी। एक ऐसा शासक जिसने अपने समय में इतने सुंदर निर्माण कार्य किए। आप में से अगर कोई कश्मीर गया हो, अनंतनाग गया हो, मार्तंड का एक सूर्य मंदिर है, उसके आज भग्नावशेष मिलते हैं। उस अवशेष को देखकर यदि आप आंख बंद करें तो शायद कल्पना करने में कठिनाई नहीं होगी कि वो कितना भव्य रहा होगा, कितना विशाल रहा होगा। कश्मीर केवल साम्राज्य और भग्नावशेषों के कारण ही नहीं,